लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वर्क एंड एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील। ठीक है, तो जब आपका एग्जैक्ट एक व्हील पे स्ट्राइक करता है, बकेट पे स्ट्राइक करता है, तो उसमें वर्क डन निकालना, ठीक है, प्लस उसमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी, फिर वहां से एफिशिएंसी निकालनी, ठीक है, वो हमने किया था। तो जो फाइनल रिजल्टेंट आंसर आया था वो था मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी थी वो आपकी थी 1 + cos β2/2। क्लियर। और एक रिजल्टेंट ऊपर निकला कि जिसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आपकी स्पीड रेशो है, स्पीड रेशो मतलब कि आपकी ब्लेड की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आपकी जेट की वेलोसिटी, जिसको आप u/v1 बोलोगे, दिस इज द स्पीड रेशो, वो आपकी कितनी है 1/2 यानी कि 50%। ठीक है, वो 50% क्या कन्वे करती है कि अगर आपका जेट किसी स्पीड से, जो भी स्पीड से आ रहा है, आगे बकेट उसकी 50% स्पीड पे मूव करेगी जब वो जेट बकेट पे टकराएगा। ठीक है, तो ये हमने कंक्लूड किया था उस दिन। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपोर्टेड है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दिस वन। आपको एक डायग्राम दिखा दे रहा है। यस सर। ओके, तो वहां पे जैसा एक डैम में होता है वही सिस्टम है। आपकी एक कंक्रीट का बना हुआ वो देखोगे आप, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे रिजर्वायर है जहां पे आपने पानी कलेक्ट किया हुआ है। उस पानी का कोई एक लेवल होगा, जितनी भी हाइट तक वो होगा उसका हेड रेस। क्लियर। उस डैम में से या उस कंक्रीट की वॉल में से मैंने एक पेन स्ट्रोक ली, उस पेन स्ट्रोक का पानी मैंने सीधा व्हील पे जो बकेट लगी हुई है उन पे स्ट्राइक किया। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वो बकेट मूव करेगी, जो व्हील मूव करेगा, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द पावर, पावर वहां से निकल जाएगी। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट सामने पावर स्टेशन में इतना ही होता है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट में, कि पानी लेके आपको सिंपली एक व्हील बकेट पे स्ट्राइक करना है, एंड देन उससे क्या होगा कि वो बकेट व्हील मूव होगा, जैसे वो शाफ्ट कनेक्टेड है उस व्हील के साथ, वो भी शाफ्ट मूव होगी, और आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, आपका जो पेन स्ट्रोक है वहां पे आप उसके फ्लो को कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, जो पेन स्ट्रोक सामने दिखाई दे रहा है। तो एक बात मैंने की कि जो रिजर्वायर में पानी कलेक्टेड है वो ऊपर, जो उसका मैक्सिमम हाइट होगी, यू कैन से दैट कि इट इज ए हेड रेस। और पानी जब बकेट पे स्ट्राइक करेगा तो उसका नीचे एक लेवल होगा पानी का, जब गिरेगा कलेक्टेड नीचे होगा, तो वो होगा टेल रेस। इस हेड रेस और टेल रेस के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा या डिफरेंस होगा उस पानी के लेवल का, उसको आप क्या बोलोगे, ग्रोस हेड, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Hg। ठीक है, तो क्लियर होगी बात कि जो आपका हेड रेस और टेल रेस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट शुड बी ए ग्रोस और नेट हेड। ठीक है, तो एक वर्ड और आता है, दिस इज द अफेक्टिव हेड। वो एक सिंपल एच से रिप्रेजेंट किया, आप डायग्राम में सिंपल कैपिटल एच देख सकते हो। अगर उसमें से मैं ग्रोस हेड में से, अगर मैं जो फ्रिक्शनल हेड है और नीचे जो टेल स्ट्रोक का जो डिस्टेंस है आपकी पेन स्ट्रोक के साथ जो इतना डिफरेंस है, अगर मैं उन दोनों एच को माइनस कर दूं, तो आपका क्या आ जाएगा, इफेक्टिव हेड। अगेन रिपीट कर रहा हूं, टोटल जो बिल्कुल टोटल होगा टेल रेस से लेके हेड रेस तक, वो आपका क्या है, ग्रोस और नेट हेड। ठीक है, ग्रोस मतलब टोटल, नेट हेड पूरा। एक होता है इफेक्टिव हेड, कि हमारे लिए इफेक्टिव कौन सा है। तो आप क्या बोलोगे कि उसमें से जो ग्रोस हेड है, उसमें से अगर आपके जो ऊपर लॉसेस हुए हैं, ठीक है, वो लॉस किसी भी तरह का हो सकता है, हेड लॉस हो सकता है, पेन स्ट्रोक में फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो सकता है, कुछ भी लॉस हो सकता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय HF। और एक नीचे स्मॉल व्हील के नीचे बिल्कुल देखना छोटा सा एच है, वो एच हमने रिप्रेजेंट किया हाइट ऑफ द नोजल फ्रॉम द टेल स्टिक, टेल रेस, कि टेल रेस से ऊपर जो नोजल है आपकी वहां तक का डिस्टेंस है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप ग्रोस और नेट हेड जो कि आपका Hg है, उसमें से आप अपना फ्रिक्शनल हेड लॉस माइनस आपका जो नोजल से जो डिस्टेंस है स्मॉल एच, उसको निकाल दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, अफेक्टिव हेड। ये बात क्लियर होगी आपको। यस सर। ओके,
ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट आपका क्या है? एक सेकेंड। पावर, नेक्स्ट है कि हम डिफरेंट, एक पावर है, पावर में आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। पावर का निकालने का फॉर्मूला रो जी क्यू एच हमने पहले ड्राइव किया, पहले एक सेकंड देखो। चलो हम इसकी बाद में बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्या है कि अब आपने एक पानी को रिजर्वायर से लेके, वाटर को जो रिजर्वायर वहां से लेके आप टरबाइन के ब्लेड्स पे स्थाई किया, देन पावर प्रोड्यूस की। तो इस पूरे सर्किट में आपके डिफरेंट डिफरेंट एफिशिएंसीज आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ओवरऑल एफिशिएंसी हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी क्या होगी कि जो आपने पानी दिया, क्योंकि ओवरऑल मतलब कि आपको आउटपुट में क्या मिला और आपने इनपुट में क्या दिया, ठीक है। पूरा टोटल ऑल ओवरऑल जिसको आप बोलते हो कंप्लीट। तो आपने इनपुट में क्या दिया था, एक वाटर का जेट दिया, पानी दिया ना एक। और आपको आउटपुट में क्या मिला कि आपको वो एंड पे, एक चीज मैं बताओ कि आपको एंड पे क्या मिला। आपने इनिशियल तो पानी लिया ना। हाँ सुशील, मुझे बता सकते हो कि आपने इनपुट में पानी लिया, यानी कि एक डैम में आपने पानी कलेक्ट किया था, आपने ऊपर से वो पानी छोड़ा, गेट खोला, जैसा एक्चुअल में गेट होता है जहाँ हमने पेनस्टॉक वर्ड यूज किया। आपने खोला, पानी आया नीचे। वो पानी व्हील पे, बकेट है जो व्हील के ऊपर लगी हुई छोटी छोटी हाफ सेमी सर्कुलर, उस पे स्ट्राइक करेगा एंड देन आपका व्हील रोटेट करेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके बाद आपका एंड पे जो व्हील रोटेट करेगा उसके साथ शाफ्ट होगी, शाफ्ट रोटेट करना शुरू कर जाएगी। अगर कोई शाफ्ट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो यू कैन से दैट की पावर प्रोड्यूस हुई, ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस हुई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल में आपने इनिशियल क्या दिया और आउटपुट में आपको क्या मिला, बता सकते हो? जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई कि पानी को लेके पावर प्रोड्यूस तक आपको इनपुट क्या दी और आउटपुट क्या मिली। हाँ सुशील। इलेक्ट्रिसिटी सर। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की हमें बात नहीं करनी, वी हैव टू ओनली कि जब तक आपकी शाफ्ट रोटेट होती है ना, जो आपकी शाफ्ट पावर प्रोड्यूस करेगी वहां तक हमें जाना। आगे इलेक्ट्रिकल का कंसेप्ट हमारे में नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल वाले देखेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि ओवरऑल में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस से पहले एक स्टेप पे आपको रुक जाना है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपकी जो वाटर पावर होगी वो आपकी क्या होगी, इनपुट, ठीक है। और आउटपुट पे आपको क्या मिलेगी, शाफ्ट की पावर। जितनी शाफ्ट रोटेट करेगी वही आपकी पावर हुई। वो रोटेशन जो शाफ्ट की है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आपकी जो व्हील है वो कितना घूमता है। व्हील किस पे डिपेंड करेगा, आपकी बकेट पे कितनी जोर से पानी लगा, ठीक है। बकेट पे पानी का जोर कितना लगेगा वो है कि हम कितनी हाइट से पानी लेके आ रहे हैं, कितना फ्लो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हमने इनपुट में एक जेट ऑफ वाटर दिया और आउटपुट में मुझे क्या मिला, शाफ्ट की पावर, ठीक है ना। जो टरबाइन की शाफ्ट एंड पे वो कितनी घूमती है वो मुझे मिला। तो आउटपुट ऊपर होती है, इनपुट नीचे होती है। जब भी हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो इट कैन आई, हम बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि पावर अवेलेबल इन द टरबाइन शाफ्ट और पावर अवेलेबल इन वाटर जेट, ठीक है। तो आपकी हाइड्रोलिक ओ सॉरी ओवरऑल एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए। इट इज द रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर टू द वाटर पावर। शाफ्ट पावर को हम पावर पी से रिप्रेजेंट करेंगे और वाटर पावर जो है वो हमारी होगी WQH। कितनी हेड है, हाइट कितनी है ऊपर, इधर देखो ना। वाटर पावर, वाटर की पावर क्योंकि पानी कितना आ रहा है, तो पानी की पावर किस किस पे डिपेंड करेगी, ऊपर से हाइट कितनी है। नेचुरल सी बात है, जितनी हाइट होगी उतना पानी का प्रेशर ज्यादा होगा, फ्लो उसका ज्यादा होगा। क्यों, डिस्चार्ज कितना आ रहा है ऊपर से, ठीक है। और थर्ड, डबल जू कहता है रो जी के बराबर। रो इज द डेंसिटी, जी इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप बोलते हो स्पेसिफिक वेट, ठीक है। डबल को आप स्पेसिफिक वेट बोलते हो। तो वाटर पावर क्या होगी ये याद रखना है, डबल स्मॉल डबल इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। इसको रो जी में भी आप बोल सकते हो। ओ स्टैंड्स फॉर डिस्चार्ज, एच स्टैंड्स फॉर
हेड। तो ओवरऑल एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करना है एन नीटा ओ के साथ, और पावर पी शाफ्ट की पावर, और वाटर की पावर क्या होगी, WQH। तो आपका रिलेशन बन गया नीटा नॉट इक्वल टू, या नीटा ओ इक्वल टू P अपॉन WQH। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, P इज द शाफ्ट पावर, W इज द स्पेसिफिक वेट, Q इज द डिस्चार्ज, एंड H इज द हेड। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको ओवरऑल एफिशिएंसी? यस सर। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में शाफ्ट पावर निकालनी पड़ी P, तो आप क्या करोगे, WQH नीटा O को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जैसा भी इन दोनों स्टेप्स में, तो जो लास्ट फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू P जो कि आपकी शाफ्ट पावर है, डिवाइडेड बाय वाटर पावर जो कि आपकी क्या है, WQH। और डब्ल्यू को कई बार आप रो जी में तोड़ सकते हो, क्योंकि स्मॉल W इक्वल टू रो जी। ठीक है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में इसकी कन्वर्जन कहीं ना कहीं करवाई होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब इसमें पहले में तो वर्ड आया था ओवरऑल, ओवरऑल मतलब कंप्लीट ओवरऑल, वर्ड से कन्वे होता है। अभी जो सेकंड वर्ड आया वो है वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक मतलब इन वॉल्यूम। ठीक है, तो आपने वॉल्यूम कहाँ पे, आपको एक चीज देखो कि वॉल्यूम आ कहाँ कहाँ पे रहा है। अब क्वेश्चन आएगा, पानी ऊपर से आया, तो डिस्चार्ज आया, नोजल ने पानी दिया, नोजल ने दिया ना पानी, तो एक तो होगा कि जेट कितना पानी दे रहा है, वॉल्यूम वहां से निकलेगा। और एक दूसरी चीज है कि मैंने जितना पानी दिया उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर ब्लेड पे जाके लगा या नहीं लगा। ठीक है, आगे ब्लेड घूमने हैं जेब, वहां पे तो वॉल्यूम का कोई चक्कर नहीं रहता। सिर्फ वॉल्यूम का कंसेप्ट कहाँ पे रहेगा, कि जब मैं जेट दूंगा पानी का, और उतना पानी आगे बकेट पे लगा या नहीं लगा। ठीक है, तो वो मेरी होगी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग टू द बकेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम सप्लाइड बाय द जेट। कि कितना पानी जो बकेट पे लगा, कोई लॉस तो नहीं हुए बीच में, कोई विंड थी या कुछ थी कि पानी डाइवर्ट हो गया या कुछ एनीथिंग, और कोई लॉसेस। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल पानी जो हमने जेट के थ्रू दिया। तो इट मींस कि इन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किस किस की रेशियो हुई फिर, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग टू द बकेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम सप्लाइड बाय द जेट। ठीक है, तो सिंपल याद रखना कि जिस एफिशिएंसी को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, साथ में कंसेप्ट उसके अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे जहाँ पे वॉल्यूम की बात है, तो वॉल्यूम दो कंसेप्ट में आता है, कितना पानी जेट देगा और बकेट पे कितना लगेगा। इसके अलावा बाकी मूविंग पार्ट्स हैं, बकेट मूव की, शाफ्ट रोटेट की, वो सारा मैकेनिकल काम होगा, वहां पे पानी का कोई रोल नहीं था। ठीक है, तो वॉल्यूम जहाँ पे है वो हमने उसके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका। मान लो इन्होंने मैथमेटिकली भी बताया हुआ है कि अगर क्यू आपका टोटल डिस्चार्ज है, तो ऊपर क्यू माइनस क्यू, स्मॉल क्यू माइनस कर दिया, स्मॉल क्यू आपके क्या होंगे, बीच में कोई भी लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर, क्लियर। यस सर। ओके, तो दो एफिशिएंसी आपको क्लियर होगी, ओवरऑल एंड देन वॉल्यूमेट्रिक। तीसरी आती है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोलिक, ये भी पानी के रिलेटेड है, ऊपर वॉल्यूम था जहाँ पे हाइड्रोलिक है। तो इसमें एक चीज याद रखनी है कि ये किस किस की रेशो है, कि एक तो जो हमने पानी दिया जेट में वो तो है ही है, हर एक केस में आ ही रहा वो, क्योंकि नीचे इनपुट तो आनी है ना हर एक केस में। अब आउटपुट में आपकी ऊपर वाले केस में क्या था कि कितना पानी जाके बकेट पे लगता है, लेकिन अब के केस में क्या है कि वो जो पावर प्रोड्यूस करता है वो कितनी करता है, पावर डेवलप्ड बाय द टरबाइन रनर टू द पावर सप्लाइड बाय द वाटर जेट। एक चीज ध्यान से देखना, ऊपर वर्ड वॉल्यूम था और नीचे वर्ड क्या आ गया, पावर। कि हम जब वाटर जेट को स्ट्राइक करते हैं उसकी पावर कितनी है, और जब वो टरबाइन के रनर को घुमाता है तब पावर कितनी मिलती है। तो सिंपली ऊपर जैसी ही डेफिनेशन है वॉल्यूमेट्रिक जैसी, लेकिन वहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर था, नीचे अगर हम पावर वर्ड यूज करेंगे तो इट इज अवर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक है, बिल्कुल
थोड़ा सा दिमाग लगाना बस कि कहाँ कहाँ के ऊपर जो बेसिक डायग्राम है यहाँ पे देखना आपको, ठीक है। तो इसके कंपेयर में आपको अगर पूरी क्लैरिफिकेशन होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी एफिशिएंसी है, ठीक है। अब आती है मैकेनिकल। वॉल्यूमेट्रिक और हाइड्रोलिक में कंपेयर पता चल गया ना आपको। इसमें एक वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात की गई है और इसमें पावर की, ठीक है। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है कि इसमें पानी की कोई बात नहीं होगी, क्लियर, एक चीज तो ये है ना। तो इट मीन्स कि जो आपकी, अब क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या थी, कि एक इसको भूल जाओ, एक स्टोरी की तरह देखो कि पानी ने जो पावर आन के पीछे ब्लेड को मारी, ब्लेड आगे मूव करना शुरू हो गया। अभी करना शुरू नहीं हुआ, हमने क्या किया, हमने बोला कि जितनी पानी ने अपनी पावर दी, वाटर ऑफ जेट ने आगे बकेट पे उतनी पावर कितनी प्रोड्यूस हुई। अगर बीच में लॉसेज होंगे तो नेचुरल सी बात है बकेट को कम पावर मिलेगी। अगर ज्यादा कम लॉसेज हुए तो वहां पे पावर ज्यादा जनरेट होगी। तो वो जो जेट और बकेट पे जो पावर थी वो आपकी क्या थी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। उससे थोड़ा सा आगे जाते हैं। आगे क्या हुआ कि एक तो पावर थी हमने टरबाइन रनर पे मारी, वही रनर मतलब बकेट पे या व्हील पे मारी। अब कहता है कि उसके आगे जो शाफ्ट लगी हुई है वो कितनी पावर प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल एंड पे है। तो उन दोनों की रेशो आपकी क्या बन जाएगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो आप एक चीज का ध्यान रखना, इससे पहले हमने जितनी भी एफिशिएंसी की उसमें इनपुट वाटर ऑफ जेट लिया, लेकिन ये पहली एफिशिएंसी थी जिसमें हमने हाइड्रोलिक एफिशिएंसी से आगे वाला स्टेप किया, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड एट द टरबाइन शाफ्ट टू द पावर डेवलप्ड एट द टरबाइन रनर। तो इट मींस, आप एक चीज ध्यान से देखना कि, एक सेकंड, कि जो आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी है बिल्कुल आपकी किस कैसी है, ओवरऑल एफिशिएंसी के बराबर, ठीक है। वो भी शाफ्ट पावर और वाटर पावर थी और ये भी वैसी है, ठीक है। तो ये आपकी चार एफिशिएंसी थी ओवरऑल, वॉल्यूमेट्रिक, मैकेनिकल एंड देन आपकी हाइड्रोलिक, ठीक है। लेकिन ओवरऑल और मैकेनिकल में डिफरेंस ये है कि ओवरऑल में हम जेट को लेते हैं पावर, और जहां पे हमने किसकी ली, रनर की ली, बस ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है, क्लियर। और जो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो तीनों एफिशिएंसी का प्रोडक्ट ले लो, वॉल्यूमेट्रिक, हाइड्रोलिक एंड मैकेनिकल, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपकी तब भी हाइड्रोलिक ओ सॉरी ओवरऑल एफिशिएंसी निकल जाएगी। तीनों एफिशिएंसी जो आपकी है वॉल्यूमेट्रिक, हाइड्रोलिक एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी निकल जाएगी, क्लियर। तो ये चार एफिशिएंसी क्लियर होगी शील आपको, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है पूरा, स्केच द लेआउट एंड टिपिकल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो आपको ऐसा प्लांट बना के पहले उसका ग्रोस हेड नेट हेड लिखना है, फिर उसकी एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करना है चारों, ठीक है सुशील। सुशील, सुशील सुनाई दे रहा है आपको? हेलो सुशील। यस सर। क्या हुआ था? ओह कॉल आ गई सर बीच में। तो ये चारों एफिशिएंसीज क्लियर होगी। हेलो। यस सर। यस सर। ओके, तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक टिपिकल स्केच बनाओ हाइड्रोलिक पावर प्लांट का एंड उसको लेबल करो। तो इट मीन्स कि आपको ये डायग्राम, उनके दोनों हेड, ग्रोस नेट और इफेक्टिव हेड डिस्क्राइब करने हैं, देन उसकी
चारों एफिशिएंसीज को एक्सप्लेन करना है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो आपकी टोटल वो तीनों का प्रोडक्ट होगा, हाइड्रोलिक, वॉल्यूमेट्रिक एंड देन मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, तो उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी ऑफ जेट। तो आपने FM1 में पिटेट ट्यूब भी पढ़ी होगी। तो एक जनरलाइज जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी हम निकालते हैं किसी भी चीज़ की, वो √2gh होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद ही कर लो कि किसी भी चीज़ की वेलोसिटी हम जब भी निकालते हैं तो √2gh होती है। आपके FM1 में पिटेट ट्यूब का भी रिलेशन है, वहां पे भी हम पिटेट ट्यूब क्या होती है कि जो किसी की वेलोसिटी को फाइंड आउट करती है। तो इट मीन्स कि वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हो थ्योरेटिकल वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, √2gh। क्लियर। तो उसके बाद क्या है, एक और वर्ड है स्पीड रेशो। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्पीड रेशो की बात की थी। इट इज द रेशो ऑफ U/V1। जू मतलब वेलोसिटी ऑफ बकेट टू द वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं KU के साथ, स्पीड रेशो को। तो आपको पता है कि बकेट की जो वेलोसिटी है वो तो हम U लेते हैं, एंड देन जेट की वेलोसिटी है वो हम लेते थे V1। लेकिन V1 की जगह मैंने √2gh लिख दिया, क्योंकि अभी मैंने ऊपर देखा कि वेलोसिटी ऑफ जेट है उसको मैं √2gh लिख सकता हूँ। तो आपको जो फार्मूला क्लियर होना चाहिए, U/√2gh इज इक्वल टू स्पीड रेशो। ये 2 मार्क्स में PTU में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द स्पीड रेशो। इसको पेरिफेरल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। क्लियर, इट इज द रेशो ऑफ U/V1। U मतलब वेलोसिटी ऑफ बकेट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ जेट। और जेट की वेलोसिटी को आप V1 से रिप्रेजेंट करते हो। यू कैन आल्सो राइट हियर √2gh। ठीक है, यस सर। ठीक। ओके, नेक्स्ट आपका मीन डायमीटर ऑफ द व्हील। तो मीन डायमीटर ऑफ व्हील निकालने के लिए आपको यू, जो आपकी व्हील की वेलोसिटी है, उसका एक फार्मूला सीधा ही है कि πdn/60। ठीक है, आपने टॉम में काफी बार ये फार्मूला यूज किया होगा। ठीक है, तो πdn यानी कि ये बना कैसे, 2πr सर्कमफ्रेंस, कितने रेवोल्यूशन ले रहा है, और डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो यू का फॉर्मूला क्या बना, πdn/60। तो जेट रेशो। अब आपके पास दो डाया थे, कौन कौन सा था, एक डाया था जो पानी आ रहा था जेट पीछे से, वो भी तो सर्कुलर ही होगा ना, नोजल से जब पानी पास किया, तो उसका डायामीटर स्मॉल डी है। और एक आपके पास बड़ा वाला, जो इधर देखो, एक तो पानी की जो पेन स्टॉक आ रही है वहां पे आगे एक नोजल होगी, नोजल पे जो आपका डायमीटर वो आपका स्मॉल डी होएगा। और एक है कि नंबर ऑफ बकेट्स जो आपकी व्हील के ऊपर लगी हुई हैं, वो सर्कुलर जो बड़ा व्हील है उसका डायमीटर डी है, कैपिटल डी। ठीक है, तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यानी कि आप बोल सकते हो कि इट इज द रेशो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द व्हील एंड, तो इन दोनों की रेशो को आप क्या बोलोगे, जेट रेशो। ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द डिफाइंड जेट रेशो। ठीक है, तो जेट रेशो क्या है, डायमीटर ऑफ व्हील टू द डायमीटर ऑफ जेट। क्लियर। तो ये 4 डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इनके डायरेक्ट फार्मूले आपको यूज होंगे। ठीक है, आगे आता है कि नंबर ऑफ जेट्स। वही आपको नंबर ऑफ जेट्स, तो नंबर ऑफ जेट्स जो है पेल्टन टरबाइन में कम से कम 6 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक पेल्टन टरबाइन में आप मैक्सिमम 6 जेट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तब हम जब निकालेंगे ना नंबर ऑफ कितने रिक्वायर्ड जेट हैं, तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा कि ऐसे हम जेट निकालते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली वहां पे आपको करवा दूंगा न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट आपका कि उनकी विड्थ, लेंथ, डेप्थ, इनको करने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। 3D से 4D होगी, 2D से 3D होगी। ठीक है, जब न्यूमेरिकल में ये टर्म सारी यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिक आपको ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट है पैटर्न व्हील के, इनको एक बार नजर मार लेना, क्योंकि ये चीजें ज्यादा क्लियर तब होगी जब मैं आपको इसको न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा। ठीक है,
बाकी जस्ट एक रीड मारने वाली चीज़ इनकी वैल्यू है जस्ट कॉमन। ठीक है, ओके, तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं हम। सुशील, क्लियर है आपको सारा ये जितना मैंने अभी करवाया आपको? कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं इसके। नो सर, ठीक है। ठीक है, ओके। तो आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, नोटबुक है आपके पास जहाँ पे हाथ में होगी? यस सर। ओके, तो जो चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा वो आपको नोटबुक पे लिखते रहना है। ठीक है, न्यूमेरिकल को जैसा आपके सामने स्क्रीन पे है, ये तो ठीक है कि जैसा भी उन्होंने सिस्टम किया है करना है, लेकिन मेरा तरीका ये है कि न्यूमेरिकल को रिवर्स चला करो। रिवर्स मतलब कि जो चीज़ आपने सबसे पहले गिवन है वो लिखनी है, उसके बाद जो चीज़ आपको निकालनी है उसका फॉर्मूला लिखना है, उस फॉर्मूले में जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं गिवन को यूज करके वो आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, एंड पुट द वैल्यू इन मेन फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द रिजल्ट। ठीक है, बुक वाले क्या करते हैं कि वो चीज़ें निकालते रहते हैं, लास्ट में पुट करते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना, हमें सबसे पहले ये चीज़ सोचनी है कि जो चीज़ हमें निकालने के लिए बोली है उसमें कौन कौन सी रिक्वायर्ड गिवन है, या कौन 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 सी थिंग्स गिवन है और कौन कौन सी रिक्वायर्ड है। ठीक है, और मैं जो रिक्वायर्ड है उनको गिवन से ही कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके तरीके। आपके सामने क्या है कि एक डबल जेट पेल्टन व्हील है। सबसे पहले आप वर्ड लिखोगे अपनी नोटबुक पे, क्या कि डबल जेट है। पानी का एक जेट नहीं है, यानी कि कितने हैं, दो जेट हैं। तो जेट को आप रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल एन के साथ, नंबर ऑफ जेट। तो लिखो नंबर ऑफ जेट स्मॉल एन इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद आपको दिया कि ए डबल जेट पेल्टन व्हील ऑपरेट अंडर 40 मीटर हेड। आपको हेड दिया, तो आपको पेपर में कभी भी ग्रोस हेड नहीं देगा वो जब भी देगा इफेक्टिव हेड देगा। मतलब आपको एच, कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है, 40 मीटर, 40 मीटर आपकी क्या आ गई, एच की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या है, एंड डेवलप 735 किलोवाट ब्रेक पावर। आपको पी की वैल्यू दी है। ठीक है, ब्रेक पावर मतलब जो आपकी शाफ्ट होगी ना, वो उसकी पावर की वैल्यू दी है, कितनी है, 735 किलोवाट। तो अगर आप वाट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 735 इंटू 10⁻³ वाट आ गई। तो आपको मैंने तीन चीजें बताई, आपने नोटबुक पे नोट की। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ जेट, एन की वैल्यू 2, कैपिटल एच जो कि आपका हेड है वो 40 मीटर, एंड देन पावर पी की वैल्यू 735 इंटू 10⁻³ वाट। अगर किलो में लिखना है तो ये डब्ल्यू फिर 10⁻³ माइनस वो रहने देना, रिमूव कर देना। ठीक है, लेकिन वाट में कन्वर्ट कर लो, 3735 इंटू 10⁻³ वाट। तो तीन चीजें क्लियर होगी आपको। यस सर। आगे क्या लिखा है, व्हेन रनिंग एट 450 आरपीएम। आपको कैपिटल एन की वैल्यू दी है, रेवोल्यूशन पर मिनट, स्पीड जिसको आप बोलते हो। तो एन की वैल्यू दी है 450। आपको चार टर्म दे दी, स्मॉल एन, एच, पी एंड देन एन की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद उसने नेक्स्ट लाइन में बोला है कि मेक कैलकुलेशन फॉर द फ्लो रेट। फ्लो रेट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो, या फ्लो रेट होता है क्यू की वैल्यू। आपको कैपिटल क्यू निकालना है, लिखो क्यू, लिखे क्वेश्चन मार्क लिख दो, एंड डायमीटर ऑफ द नोजल जेट, और नोजल जेट का डायमीटर लिखना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो नोजल जेट का डायमीटर होगा स्मॉल डी। अगर व्हील का बोलता तो कैपिटल डी लिखना था, लेकिन उसने किसका बोला अभी, नोजल जेट का, तो वो होगा स्मॉल डी। तो आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक क्यू की वैल्यू और एक स्मॉल डी की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपको दिया कि अज्यूम ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू 0.85। आपको एन नीटा ओ की वैल्यू दी है जो कि कितनी है, 0.85। उसके बाद आपको दिया कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, के वी की वैल्यू दी है 0.98। तो आपको टोटल
6 गिवन डाटा दिया आपको 6 टर्म में। अगेन रिपीट करता हूँ, आपने नोटबुक पे लिखा भी होगा। एन स्मॉल एन जिसको आप बोलते हो नंबर ऑफ जेट कितने हैं 2, हेड 40 मीटर, एच की वैल्यू, पी की वैल्यू 735 इंटू 10⁻³ वाट, एन की वैल्यू जिसको आप बोलते हो उसकी स्पीड, रनिंग स्पीड 450 आरपीएम। उसके बाद आपको दिया ओवरऑल एफिशिएंसी नीटा 0 और नीटा ओ 0.85 एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी केवी की वैल्यू दी है 0.98। टोटल 6 चीजें आपको दी है और इन 6 जो टर्म्स हैं इनको यूज करके यू हैव टू कैलकुलेट क्यू एंड स्मॉल डी। क्यू इज द डिस्चार्ज, स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ जेट। ठीक है, तो क्लियर हो गया जो आपके सामने। यस सर। सुशील गिवन डाटा आपको क्लियर है? यस सर। हेलो, तो आवाज नहीं आ रही सर? लगाओ तो। हाँ जी, हेलो, आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड वेट करना। ओके, तो आपको 6 चीजें आपने लिख ली जो आपको गिवन है। रही। यस सर। कोई दिमाग में आया कि अपन कैसे निकाल सकते हैं? कोई आइडिया है? जो वो मैंने अभी आपको फार्मूले करवाए हैं 3-4, उनमें से बेस पे कोई? WQ H वाला करवा दो सर। WQH वाला, ओके। इधर देखो, मेरे ना क्या ऑन करना दो एक सेकंड। अब आपको ये 4 चीजें गिवन में दी हैं, 6 चीजें सॉरी। तो आपको एक क्यू की वैल्यू निकालनी है और एक स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी है जिसको आप जेट बोलते हो। ठीक है, पहले हम क्यू की वैल्यू बात करें तो क्यू के लिए हमने कोई फार्मूला किया? क्यू निकालने के लिए हमने कोई फार्मूला यूज किया जिसमें जो भी मैंने आज आपको फार्मूला कराया जिसमें क्यू वर्ड है, आप यस सर। कौन सा वाला, कौन सा फार्मूला था वो? ये WQ H वाला। ओके, आपने ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला किया था शाफ्ट पावर यस सर। WQH। ठीक है, तो यस सर। इसको मैंने आपको बोला कि P, इसको आप रो जी भी लिख सकते हो क्योंकि स्पेसिफिक वेट आपका क्या होता है, रो जी के बराबर। तो यस अब सर। मैं देखता हूँ गिवन में है मेरे पास सारे। न्यूटन नॉट की वैल्यू है 0.85, पावर की वैल्यू 735 इंटू 10⁻³ पावर की वैल्यू भी है। रो डेंसिटी फॉर वाटर कितनी होती है हमेशा 1000। जी की वैल्यू कितनी है 9.81 कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्यू हमें फाइंड आउट करना है। एच की वैल्यू मुझे 40 मीटर दी है, तो मैं जहाँ से क्यू की वैल्यू सीधी निकाल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। ये तभी आपने निकाल पाए कि अगर आपको फार्मूला पता था कि ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू P/WQH। ठीक है, तो वहां से आपकी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी जो कि आपका फर्स्ट आंसर है 2.204 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब यस सर। क्वेश्चन आता है कि हमें क्या निकालना, सेकंड टर्म स्मॉल डी। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखो, ये डायमीटर किसका है? अगर बोलता व्हील का, बड़े व्हील का, तो वो कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करना था क्योंकि हमने जेट रेशियो जो आपको बताई मैंने अभी, वो बताई है D/D। ठीक है, ये बड़े व्हील का जो सर्कुलर है जिसके ऊपर पकड़ लगी हुई है छोटी छोटी, ये बड़ा व्हील। और जो छोटा डी है वो क्या है, डायमीटर ऑफ जेट, जो पानी इन बकेट पे लग रहा है। ठीक है, उसका डी है छोटा, ये सारी बकेट बनी हुई है। ठीक है, तो जो बड़ा डी है वो जे है, डी डायमीटर ऑफ व्हील। और जो छोटा डी है वो क्या है, डायमीटर ऑफ जेट, जो पानी की दार है उसका डायमीटर। तो हमें डी जे निकालना है। तो एक न्यूमेरिकल में एक चीज याद रखो कि जब भी हम डायमीटर निकालते हैं ना, तो डायरेक्टली डाय का कोई फार्मूला नहीं बनता, हमेशा ही पहले एरिया निकलता है।
एरिया निकल गया तो π/4 डी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो नेचुरल बात वहां से डाया निकल जाएगा। तो मेरी मेन अटेंशन पहले क्या होनी चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी देख लो, डायामीटर से पहले एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करो, डायामीटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले में मैंने इस चीज़ को यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि गिवन देने का कोई ना कोई मतलब तो होगा ना। मुझे सोचना कि मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं डायमीटर निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए। एच यूज किया, ठीक है, पावर भी यूज की, एन एन भी नहीं यूज हुआ अभी, और के जू भी नहीं यूज हुआ। ये तीन टर्म अभी तक मेरे पास यूज नहीं हुई। नेचुरल सी बात है कि इनमें से कोई फार्मूला बनेगा। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले के जू की एक आपको फार्मूला बताया था कि इट इज द u अपॉन v1, u इज द ब्लेड वेलोसिटी एंड v इज द जेट वेलोसिटी 2gh। ऐसा ही था, बताया था नहीं? यस सर। तो अब आपको मैंने एक चीज और बताई होगी कि केजू को यहीं पे रहने दो, यू की वेलोसिटी है मैं पाई एक सेकंड वेट करना। इन्होंने फॉर्मूला थोड़ा सा गिवन डाटा में गलती की है, एक सेकंड वेट करना। ये actually- सुशील एक सेकंड वेट करना, इन्होंने स्टेटमेंट में गलती की, मुझे देखने दो एक सेकंड। ओके सर। वेलोसिटी दी इन्होंने v की, एक सेकंड, फार्मूला तो नहीं हम गलत लिख रहे? नहीं, ठीक है, जी वो आ गया। इन्होंने थोड़ी एक न्यूमेरिकल में गलती की है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब हमें सेकंड टर्म निकालनी क्या आपको, जहाँ इस फार्मूले को भी छोड़ दो, एक सेकंड, जब हम दूसरे तरीके से निकालें v इंटू 2gh डिस्चार्ज। ओके, एक चीज देखो, इसको न्यूमेरिकल को करने के ना दो तरीके और हो सकते हैं। ओके, इसको छोड़ दो, आपने केजू की वैल्यू निकाली, सॉरी फार्मूला लिखा, केजू इक्वल टू यू अपॉन अंडर 2gh। ठीक है, छोड़ दो इसको, चलते हैं पहले इसमें चलते हैं। केजू की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 0.98। ठीक है, यू हमारे पास कुछ नहीं है, टू हमारे पास है, 9.81 हमारे पास है, H40 हमें गिवन आ रही है। तो हम इसमें यू की वैल्यू निकाल लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, यू की वैल्यू हम कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। क्लियर हो गया इतनी चीज? यस सर। ओके, लेकिन अभी हमारा मोटिव क्लियर नहीं हुआ, हमें क्या निकालना है, हमें स्मॉल डी निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज का, हमने FM1 में भी पढ़ा, ये होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? यस एरिया सर। इंटू वेलोसिटी। अब क्वेश्चन आता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी है ना, तो डिस्चार्ज होगा एक, अगर दो जेट लगे हैं तो टू को मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में। हम्म। ठीक है, एक नंबर जो फर्स्ट आंसर हमने लिया था क्यू, वहां से हमने क्यू की वैल्यू निकाली, 2.2 समथिंग आई थी, रुक तो एक साइड में देखने दे कितनी है, वो आई थी हमारी 2.2। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड, ये 2.2 आई थी। इस टू को मैंने टू लिख दिया, यहाँ पे π/4 डी स्केयर लिख दिया, क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है, डायमीटर निकालना। ठीक है, एरिया के जगह π/4 डी स्केयर लिख सकता हूँ ना, एंड देन वेलोसिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हमें ये चीज लिखने की जरूरत नहीं थी, दिस इज द ब्लेड की वेलोसिटी हमारी। ठीक है, अगर मुझे v की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं अंडर 2gh कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जहाँ पे
डायरेक्टली 2GH लिख सकता हूँ V की जगह। ठीक है, अब मेरे पास जहाँ पे Q की वैल्यू भी है 2.2, जहाँ पे D की मैं हेलो सुशील, आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओ सॉरी, वो कॉल आ गई बीच में क्या। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ कि पहला स्टेप तो ठीक है, हमने क्यों निकाल लिया सीधा। दूसरे स्टेप में क्या है कि मुझे लगा कि मुझे गिवन के जो है, मैं चलता रहा, मैंने यू की वैल्यू निकाल ली कुछ ना कुछ। ठीक है, फिर मैंने एक और फार्मूला देखा, इसमें डी नहीं निकला, फिर मैंने दूसरा फार्मूला देखा कि क्यू इक्वल टू ए बी होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वो जेट मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यू की वैल्यू मैंने ऑलरेडी पहले स्टेप में निकाली थी, 2 का 2 रहने दिया, ए का मैंने पाई/4 डी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैं डायरेक्ट √2GH लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस वेलोसिटी को जे ना लिख के मैं इस वेलोसिटी को यूज करूँ, तो 9.8 सिर्फ मल्टीप्लाई होगा √2GH के साथ, जो कि ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस चक्कर में पढ़ता ही नहीं, मैं सीधा क्यू इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, मुझे पता फार्मूला, मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसकी वैल्यू मैंने फर्स्ट स्टेप में निकाल ली है 2, एरिया को मैं पाई/4 डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, वेलोसिटी की वैल्यू मैं √2GH लिख सकता हूँ। तो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ E। ठीक है, जस्ट दो छोटे छोटे फॉर्मूले से आपका जो पहला न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे जो सामने स्क्रीन पे है, एक स्टेप एक्सेस किया हुआ है इन्होंने, वेलोसिटी ऑफ जेट निकाल दी है केवी को मल्टीप्लाई करके 2GH के साथ। वो एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ जेट नहीं होती, वो वेलोसिटी ऑफ बकेट होती है। क्योंकि जब हम इधर देखो 2 नंबर, डिजाइन एक्सपेक्ट ऑफ पेल्टन व्हील में 2 नंबर देखो, कि जब मैं KU या KV को मैं √2G से मल्टीप्लाई करूं, ओके ओके ओके, लिसन लिसन लिसन, जहाँ पे के यू की वैल्यू है, जहाँ पे क्या है, के वी की है। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, हम एक गलती कर रहे हैं। इधर देखो, मैं दोबारा इसको न्यूमेरिकल को ना एक बार रिफ्रेश करता हूँ। गिवन डाटा से आपने देखा, सबसे पहले आपको ओवरऑल एफिशिएंसी दी थी हमने, P/WQH। ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी दी थी सुशील, बोलना सुशील। यस सर। ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी दी थी? क्या सर? ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी दी थी? हेलो, यस सर। हेलो। मैंने पूछा ओवरऑल एफिशिएंसी, हाँ ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी दी आप? 735 सर इंटू 10⁻⁶। आपको दिया ओवरऑल एफिशिएंसी 0.85, 0.85। पी की वैल्यू आपको कितनी, पावर, पावर की आपको वैल्यू दी है, आपने नोट नहीं किया अपनी नोटबुक पे? आवाज कट रही है सर आपकी। अभी देखना, अब यही बात। यस सर। इस न्यूमेरिकल को ना थोड़ा सा देखना, हमने एक वर्ड में गलती की है। मैं वही चीजें जो फर्स्ट आपको मैंने करवाया पहले, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऑलरेडी आपने कर लिया है। रो की वैल्यू वाटर के लिए होती है 1000, 9.81, क्यू 240। तो जहां से हमने क्यू की वैल्यू निकाली थी 2.2 मीटर के ऊपर सेकंड, जी उसका फर्स्ट स्टेप था जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, हमने गलती पता है क्या की थी, ये वर्ड के वी है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है,
एक मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक वर्ड लिखवाया था, उस वर्ड को ध्यान से देखना, इसमें गलती मत करना क्योंकि मैंने भी अभी गलती कर ली एक। इसमें सेकंड स्टेप देखना, इसमें जो वर्ड है वो के वी नहीं है, दिस इज द के यू, इट इज द स्पीड रेशो। स्पीड रेशो मतलब कि आपकी जो बकेट की स्पीड है डिवाइडेड बाय जेट की स्पीड है, ठीक है, वो के यू है। इसको ध्यान से रखना कि के यू स्टैंड्स फॉर स्पीड रेशो। इस चीज को ध्यान से पढ़ना, के यू इज द स्पीड रेशो। स्पीड रेशो मतलब कि वेलोसिटी ऑफ जेट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ व्हील, वेलोसिटी ऑफ जेट, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे के यू के साथ। लेकिन जो आपको अभी दी है वो उसने के वी दी है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। लेकिन 99 केस में हम इसको कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को सी वी से लिखते हैं, इन्होंने के वी से लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, और वो गलती मैंने भी की। तो आपको पेपर में गलती नहीं करनी, उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज कि ये होती है एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्चुअल वेलोसिटी जो मुझे v1 वो निकालनी कैसे है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी को के वी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है हमेशा √2g h, जो हम कैलकुलेट करते हैं। कभी भी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो थ्योरेटिकल तो उसका फार्मूला होता है √2gh। फिटर ट्यूब में भी हमने कैलकुलेट की थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो उसको के वी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो मेरी एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगी। तो जहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरे पास के वी की वैल्यू थी 0.98, टू इज वही 9.81, एच की वैल्यू 40। तो जहां से हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हम गलती क्या कर रहे थे, मुझे लगा कि जहाँ पे ये भी तो इस फॉर्म में बनता है कि अगर मैं 2gh को केजू से मल्टीप्लाई करूं, जहां पे भी हमने वही किया, के वी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अगर के जू से मल्टीप्लाई करो तो बकेट की वी स्पीड आएगी, अगर के वी से मल्टीप्लाई करो तो आपकी जेट की स्पीड आएगी। और इस क्वेश्चन में आपको के यू नहीं दिया, के वी दिया। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जैसे मैंने गलती की है आप भी पेपर में ऐसी गलती मत करना। क्योंकि जब मैंने मेडिकल करवाने लगा मुझे लगा के यू दिया, वो के यू नहीं था, के वी था। और हम ज्यादातर इसको सी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने जानबूझ के वी लिखा कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तो अलग बात है, लेकिन उससे पहले आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, के यू इज द स्पीड रेशो, के वी इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अगले न्यूमेरिकल में भी आपको मैं इसको पूरा क्लियर करूंगा कि तो आप बार बार गलती ना करो, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है कि अब हमने v1 निकाल लिया, अब मुझे डी की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए क्यू इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, जो आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा। टू से मल्टीप्लाई कर देंगे कि डबल जेट हो गया, क्यू का क्यू रहने दिया, टू का टू, 5/4 डी स्केयर। एरिया को खोल सकता हूँ मैं से, वेलोसिटी इसका जो कैलकुलेशन करने पे आपके पास आएगी वो आप यहीं पे लिख दोगे, और जहां से आप डी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो मेन चीज थी इसमें कि जो सुशील, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो जे न्यूमेरिकल मुझे पहले एक बार क्लियर कर दो कि क्लियर हुआ आपको या नहीं। हाँ, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आई बीच में, के वी के जू की कंफ्यूजन, उस चीज को छोड़ दें अगर, बाकी चीजें क्लियर अभी जो हमने की है डिस्कस, यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट और भी न्यूमेरिकल की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीजें बिल्कुल फिर इजी लगेंगी, ठीक है। तो जो मेन चीज थी वो ध्यान रखना, जहाँ पे के वी दिया कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इसको के यू मत कंसीडर करना, क्लियर। तो बाकी नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे इस न्यूमेरिकल, क्योंकि इस चैप्टर में एक न्यूमेरिकल डेफिनेट ही आएगा ही आएगा, ठीक है, क्लियर। यस सर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।